Hello everyone, welcome to the third session on the QA section of CAT 2017. Earlier we have solved two sessions on the same topic. So those who have not seen those videos, first I would advise all of you to go back to those videos, set 1 and 2, and then come back to this video because the questions in this video would be relatively more difficult as compared to the previous two videos. So let's start with our first question. So pause the video and try to solve the question and see whether you get to the right answer or not. The question is saying if Fatima sells 60 identical toys at 40% discount on the printed price, then she makes 20% profit. 10 of these toys are destroyed in fire. While selling the rest, how much discount should be given on the printed price so that she can make the same amount of profit? So profit loss का question है. उसने कहा है कि 60 टॉयज थे और 40% डिस्काउंट दिया प्रिंटेड प्राइस पे. तो लेट अस अस्यूम दैट द प्रिंटेड प्राइस इज 100. तो अगर 100 पे 40% डिस्काउंट दे दिया तो 40 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया सीधा सीधा. दैट मीन्स द सेलिंग प्राइस वुड बी 60 रुपीज़. 40 का डिस्काउंट दे दिया एंड स्टिल शी मेक्स 20% प्रॉफिट. तो कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं हम यहाँ से. अगर सेलिंग प्राइस दिया हो, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज दिया हो, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था. द कॉस्ट प्राइस वुड बी 100 अपॉन 100 प्लस माइनस आर इंटू सेलिंग प्राइस, वेयर आर इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज. यू मे कैलकुलेट the cost price by using other ways also, but this is what I use while calculating the cost price if selling price and profit loss percentage is given. तो अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस आ जाएगा फॉर्मूले में और लॉस होगा तो माइनस आ जाएगा. तो अगर 60 सेलिंग प्राइस था तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 100 अपॉन 100 प्लस 20 बिकॉज प्रॉफिट इज 20%. 100 प्लस 20 इज 120 इनटू सेलिंग प्राइस विच इज 60. और हमें ये भी कहा गया था कि देर आर 60 सच टॉयज. तो अगर यहाँ पे 60 रुपीज सेलिंग प्राइस था तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 60 टॉयज का? 60 इंटू 60 दैट विल बी 3600. तुम टोटल कॉस्ट प्राइस ही निकाल लेते सीधा, यहाँ पे 3600 ही रख देते इसको. सो दैट इज 12 इंटू 3, 3000 rupees. That is the total cost price. Now the question says that 10 of these toys are destroyed. तो बचे कितने? पहले थे 60, 10 are destroyed. Now the remaining are 50. So while selling the rest, how much discount should be given on the printed price so that she can make the same amount of profit? Same amount of profit मतलब जो total selling price पहले था 3600, वही सेम अभी भी उसको लेना पड़ेगा. तो अगर सेलिंग प्राइस लेट से x है तो टोटल सेलिंग प्राइस 50x शुड बी इक्वल टू 3600. तो x यहाँ से आ जाएगा, एक जीरो कैंसिल हो जाएगी. 5 इंटू 7, 5 इंटू 2, x वुड बी इक्वल टू 72 रुपीज़. x हमने माना था द न्यू सेलिंग प्राइस. अब कितना उसको डिस्काउंट देना, हाउ मच डिस्काउंट शुड बी गिवन, दैट इज आस्क्ड. तो प्रिंटेड प्राइस था 100 रुपीज़, न्यू सेलिंग प्राइस शुड बी 72 रुपीज़. तो यानी उसने 28 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया ऑन 100 रुपीज़. दैट मीन्स अ डिस्काउंट ऑफ 28% शुड बी गिवन. सो दैट इज हाउ यू कैन सॉल्व questions on profit and loss using simple formulas. Let's move to the next question now. This says a class consists of 20 boys and 30 girls. In the mid-sem exam, the average score of the girls was 5 higher than that of the boys. In the final exam, however, the average score of the girls dropped by 3, while the average score of the entire class increased by 2. The increase in the average score of the boys is how much? So this is a question of averages. अब एवरेज का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ द टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स. तो जहाँ भी आपको एवरेज निकालना हो ये फॉर्मूला आपको काम आएगा. सम ऑफ द टर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स. So there are 20 boys and 30 girls. So there are boys, there are girls. We have 20 boys and 30 गर्ल्स. यानी क्लास की स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी?
क्लास की स्ट्रेंथ हो जाएगी 20 प्लस 30 दैट इज 50. नाउ इट सेज इन द मिड सेमेस्टर एग्जाम, तो मिड सेमेस्टर एग्जाम में द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स वाज 5 हायर देन दैट ऑफ बॉयज़. तो अगर बॉयज़ का एवरेज x था तो गर्ल्स का एवरेज से 5 ज़्यादा होगा, x प्लस 5. इन द फाइनल एग्जाम हाउएवर द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स ड्रॉप्ड बाय 3. तो मिड सेम के बाद अब उन्होंने कहा है कि फाइनल एग्जाम भी हुए, तो गर्ल्स का जो स्कोर था इट ड्रॉप्ड बाय 3. तो अगर x प्लस 5 था तो x प्लस 5 में से -3 हो जाएगा, दैट मीन्स x प्लस 2 बचेगा. While the average score of the entire class increased by 2. तो यहाँ पे जो एंटायर क्लास का एवरेज था मिड टर्म में उसमें +2 हो जाएगा, लेकिन मिड टर्म में एवरेज क्या था एंटायर क्लास का वो हमें नहीं पता. तो सबसे पहले तो वही निकाल लेते हैं, व्हाट वाज द एवरेज ऑफ द एंटायर क्लास इन द मिड टर्म एग्जाम. तो एवरेज होता है सम ऑफ द टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स. तो पूरी क्लास का एवरेज अगर निकालना है हमें, दैट मीन्स सम ऑफ ऑल द मार्क्स बॉयज़ प्लस गर्ल्स सबके मार्क्स मिला के जो भी सम आएगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज 50. तो सम ऑफ बॉयज़ मार्क्स इज 20 इंटू एक्स, ये मिड टर्म की बात कर रहे हैं हम, प्लस सम ऑफ गर्ल्स मार्क्स वुड बी 30 इंटू एक्स प्लस 5, नंबर ऑफ गर्ल्स इंटू एवरेज ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाई टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास दैट इज 50. तो ये हो जाएगा 20x प्लस 30x प्लस 150 डिवाइडेड बाई 50. एक जीरो तो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगी, सो दैट विल बी 5x प्लस 15 अपॉन 5, और वी कैन से 3x प्लस 5. सॉरी दैट वॉन्ट बी 3x प्लस 5, 5 कॉमन आ जाएगा, so that will be x plus 3. so the average here would be x plus 3. अब उसने कहा कि ये जो एवरेज था that average score of the entire class increased by 2, so x plus 3 से plus 2 हो जाएगा, यानी x plus 5 हो जाएगा. so I'm doing it very slow so that each one of you can understand it. so एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ. 20 बॉयज़ थे 30 गर्ल्स थी, तो टोटल क्लास की स्ट्रेंथ हो जाएगी 50. मिड सेमेस्टर एग्जाम में बॉयज़ का एवरेज हमने x मान लिया, तो गर्ल्स का उसने कहा कि 5 ज़्यादा था तो x प्लस 5. सिमिलरली एंटायर क्लास का हमने एवरेज निकाल लिया बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ द टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, तो वो आ गया x प्लस 3. अब फाइनल एग्जाम में दिस ड्रॉप्ड बाई 3, तो x प्लस 5 की जगह x प्लस 2 रह गया, एंड द एंटायर क्लास इंक्रीज बाई 2, तो x प्लस 3 की जगह x प्लस 5 रह गया. अब उसने कहा कि व्हाट इज़ द इंक्रीज इन द एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज़. तो एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज़ यहाँ पे जो था ये वैल्यू में बतानी है कि अब ये कितना इंक्रीज हो जाएगी. तो एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज़ वुड बी अगेन सम ऑफ बॉयज़ स्कोर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉयज़ विच वाज 20. अब सम ऑफ बॉयज़ स्कोर इन फाइनल एग्जाम वो कितना होगा, टोटल जितना क्लास के मार्क्स थे उसमें से अगर गर्ल्स के मार्क्स घटा दें, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट द टोटल मार्क्स ऑफ द क्लास, और उसमें इफ़ यू टेक द टोटल मार्क्स ऑफ द क्लास एंड सब्ट्रैक्ट द मार्क्स ऑफ द गर्ल्स, देन विल गेट द सम ऑफ द बॉयज़ स्कोर. तो टोटल क्लास के मार्क्स कितने होंगे 50 इंटू एक्स प्लस 5, गर्ल्स के मार्क्स कितने होंगे 30 इंटू एक्स प्लस 2. ये फाइनल एग्जाम की बात हो रही है, इनको सब्ट्रैक्ट कर दें एंड डिवाइड कर दें 20 से, तो दैट विल बी द रिक्वायर्ड वैल्यू. तो ये हो जाएगी 50x प्लस 250 माइनस 30x प्लस 60 अपॉन 20. तो 10 कॉमन आ जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा. 5x माइनस 3x इक्वल्स टू 2x. 25 प्लस 6 इज 31, that is 2. this sign would be negative क्योंकि ब्रैकेट है यहाँ पे, तो माइनस प्लस वुड बी माइनस, दिस विल बी माइनस 6. तो 25 माइनस 6 हो जाएगा ये rather than plus 6, so that will be 19. तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा x प्लस 19 डिवाइडेड बाई 2 इज 9.5. तो पहले वैल्यू थी x, अब हो जाएगी x प्लस 9.5. तो वो पूछ रहा है कितना इंक्रीज हुआ, तो द इंक्रीज इज 9.5. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए ऑप्शन
एवरेज के क्वेश्चन में रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दिस विल बी ऑफ एन इमेंस यूज टू यू. लेट्स मूव टू द next question now. It says from a triangle ABC with sides 40 feet, 25 feet and 35 feet, a triangular portion of GBC is cut off when G is the centroid of ABC. The area in square feet of the remaining portion of the triangle ABC is, and there are 4 options A, B, C, D. तो ट्राइंगल का क्वेश्चन है ये, और हमें कहा गया है कि G उसका सेंट्रॉइड है. तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अ सेंट्रॉइड. सो इफ दिस इज अ ट्राइंगल ABC, BC का मिड पॉइंट अगर ये है और उसको A से मिला दें, सो दिस इज नोन एज मीडियन. सिमिलरली AC के मिड पॉइंट को अगर B से मिला दें तो ये दूसरा मीडियन हो जाएगा. सिमिलरली AB के मिड पॉइंट को अगर C से मिला दें तो ये तीसरा मीडियन हो जाएगा. So the intersection point of all these 3 medians of a triangle is known as the centroid. तो हमें क्वेश्चन में सेंट्रॉइड दिया था, तो दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन टू यू व्हाट अ सेंट्रॉइड इज. सो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द 3 मीडियंस इन अ ट्राइंगल, तो ये उसने कहा है कि दिस इज G. अब एक साइड 40 है, एक 25 है, एक 35. लेट्स से दिस इज 40, दिस इज 25, दिस इज 35. अब सेंट्रॉइड की एक प्रॉपर्टी होती है, तो सेंट्रॉइड डिवाइड्स द एंटायर ट्राइंगल इनटू 6 इक्वल ट्राइंगल्स. तो 1 2 3 4 5 6 इन 6 एंगल्स, इन 6 ट्राइंगल्स का एरिया जो होगा दैट विल बी सेम. तो अगर ये x है तो सारे x होंगे. दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सेंट्रॉइड, दैट यू नीड टू रिमेंबर. अब उसने कहा है कि GBC पोर्शन को हमने कट कर दिया है, तो GBC दैट मीन्स दिस पोर्शन हैज बीन कट ऑफ. दैट मीन्स टोटल जो ट्राइंगल था उसका एरिया था 6x, उसमें से 2x हमने हटा दिया. दैट मीन्स 2x अपॉन 6x, 1/3 एरिया हमने रिमूव कर दिया. तो अगर 1/3 एरिया रिमूव कर दिया तो बचेगा क्या, 2/3 एरिया बचेगा. तो जो रिक्वायर्ड आंसर होगा, तो उसने कहा कि द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, तो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया होगा 2/3 ऑफ द एरिया ऑफ द अर्लियर ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, रूट S, S minus A, S minus B, S minus C, when all the sides are given, where S is the semi perimeter जो होती है A plus B plus C by 2, जहाँ A, B, C are the sides of the triangle. तो S की वैल्यू क्या आ जाएगी, A is 40, B is 25, C is 35. तो 40 plus 20 60, 90, 100 upon 2, तो S आ जाएगा 50. इस एरिया का 2/3 कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा. तो 2/3 ऑफ रूट S इज 50 इंटू 50 माइनस A की वैल्यू हमने मानी थी 40, 50 माइनस 40 इज 10 इंटू रूट 50 माइनस 25 इज 25 इंटू 50 माइनस 35 इज 15. अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 25 का स्क्वायर रूट तो सीधा 5 बार आ जाएगा. अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 10, क्योंकि एक 10 हमारे पास ऑलरेडी है, तो 50 को हमने लिख दिया 5 इंटू 10. इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 3, तो 10 इंटू 10 एक 10 बाहर आ जाएगा. 5 इंटू 10, 5 इंटू 5 एक 5 बाहर आ जाएगा, रूट 3 अंदर बच जाएगा. सो दैट विल बी 5 into 2 10 into 10 100 into 5 500 root 3 upon 3, or we can say 500 upon root 3. So that will be the answer, which is B option. So in the questions related to geometry you need to remember certain properties जिनके बिना आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे. तो इस क्वेश्चन में पूछा तो उसने एरिया ही था, बट अगर आपको सेंट्रॉइड की डेफिनेशन नहीं पता और सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी नहीं पता, देन it would be impossible to solve this question. So let's move on to our next question now. The area of the closed region bounded by this equation, a mod x plus mod y equals to 2 in 2-dimensional plane, is how much? So this is a very important question as far as your CAT exam is concerned. इसी पैटर्न पे 3 से 4 बार क्वेश्चन आए हुए हैं CAT में अलग अलग वैल्यूज़ के साथ. So मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है पहले वो देख लेते हैं.
if y equals to mod x, this is the definition of modulus function. If y equals to mod x, then y would be plus x if x is greater than 0, and y would be minus x if x is less than 0. That is the definition of modulus function. यानी इस इक्वेशन की वैल्यू प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, बोथ x एंड y. तो ये ऐसे भी हो सकता है x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, या ये ऐसे भी हो सकता है माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2, या ये ऐसे भी हो सकता है x पॉजिटिव हो y नेगेटिव हो तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, या फिर ये ऐसे भी हो सकता है कि x नेगेटिव हो y पॉजिटिव हो. तो 4 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं. अब हमें एक इक्वेशन पता है, अगर आपने 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सही से पढ़ी हो, तो x अपॉन a y अपॉन b इक्वल्स टू 1. सो विल ट्राई टू कंपेयर दिस विद दिस इक्वेशन. तो इसी फॉर्म में बना लेते हैं. सबसे पहले ये वाला केस लेते हैं. तो x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू 1. तो अगर इस वाली इक्वेशन से इसको कंपेयर करें तो a की वैल्यू 2 होगी, b की वैल्यू भी 2 होगी. नाउ लेट्स प्लॉट दिस. Those who are not well versed with the coordinate geometry, please go back to your class 10th and brush up your basics. Because CAT में most of the questions will be your 10th level का mathematics. उसके ऊपर के एक दो ही टॉपिक आते हैं. तो a equals to 2 plus 2, b equals to plus 2. तो x एक्सिस पे plus 2, y एक्सिस पे plus 2, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए. सो ये आ जाएगा. सिमिलरली अगर दूसरा केस लें तो x अपॉन माइनस 2 को इधर ले आते तो माइनस 2 हो जाएगा, प्लस y अपॉन माइनस 2 इक्वल्स टू 1. मैंने इस फॉर्म में बनाने के लिए इसको ऐसे लिखा है. तो यानी a की वैल्यू माइनस 2, b की वैल्यू भी माइनस 2. तो x एक्सिस पे भी माइनस 2 आएगा. दिस इज माइनस 2, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज माइनस 1, दिस इज माइनस 2. तो x एक्सिस पे माइनस 2, y एक्सिस पे माइनस 2, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए. So that will be another line. Similarly तीसरे केस में लेते हैं. x अपॉन 2 प्लस y अपॉन माइनस 2 इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पे a इक्वल्स टू प्लस 2, दैट मीन्स दिस वैल्यू x एक्सिस पे, y पे माइनस 2, दैट मीन्स ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे. अब सिमिलरली इस केस में आएगा x अपॉन माइनस 2 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स a इक्वल्स टू माइनस 2 हेयर एंड b इक्वल्स टू प्लस 2 हेयर. इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए. दैट विल बी द रीजन बाउंडेड बाय दिस इक्वेशन. तो अब ये पूरा एरिया निकालना है. अब अगर देखें तो दिस वैल्यू इज 2, दिस वैल्यू इज ऑल्सो 2. तो अगर हम इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लें और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा. ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट. यहाँ पे बेस भी 2 है और हाइट भी 2 है, तो एक 2 कैंसिल हो जाएगा. तो एक छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 2, और ऐसे ऐसे 4 ट्राइंगल हैं तो टोटल एरिया हो जाएगा 4 इंटू 2, दैट इज 8. सो द करेक्ट आंसर वुड बी सी ऑप्शन. सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सेशन. आई होप यू विल प्रैक्टिस दीज क्वेश्चन, बिकॉज हो सकता है एक बार में क्वेश्चन ना सॉल्व हो. इन केस यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनी क्वेश्चन or related to your preparation in general, you can mail on the email ID given below. We'll again meet in the next session now.